हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाने वाले नए नियम के बारे में जो कि 2024 में पब्लिश किए जा चुके हैं। अगर आप इन नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे और मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपके घर पे इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का नोटिस बहुत ही आसानी से प्राप्त होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कितना पैसा आप एक बार में जमा करा सकते हैं बैंक में, सेविंग अकाउंट दोस्तों कितना खुलवा सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कितनी करवा सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में कितना पैसा रख सकते हैं और यूपीआई ट्रांजेक्शन आप कितना कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको मेंटेन करके रखना है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको अपने पास रखना है ताकि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए और आप किसी भी टैक्स के दायरे में ना आकर आप अपने लाइफ को आसानी से जी सकें। दोस्तों अगर ये नियम आपको पता होंगे तो आपको पैसे लेन देन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और कभी भी आपको फाइनेंशियली किसी भी तरह का नोटिस प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं आपसे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है लिमिट फॉर मनी विड्रॉवल डिपॉजिट, यानी कि पैसे को जमा कराने को लेके और निकालने को लेके क्या क्या लिमिट है वो यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसा है उसके बारे में नहीं बात करूँगा मैं बात करने वाला हूँ कि कितना आप जमा करा सकते हो, कितना निकलवा सकते हैं, उस बारे में। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बता देना चाहते हैं आपसे, सेविंग अकाउंट में आप एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। टोटल 10 लाख रुपए एक साल में, वो भी सेविंग अकाउंट में। और अगर हम निकालने की बात करें दोस्तों तो एक साल में आप सेविंग अकाउंट से 20 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको परमिशन नहीं होती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनके जरिए आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों जमा कराने को लेकर। तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन में आप 1 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं, पैन कार्ड के साथ आप इससे भी ज़्यादा जमा करा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपको सेविंग अकाउंट में एक साल में जमा नहीं करवाना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए तक जमा होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन बैंक खुद ही दे देते हैं इनकम टैक्स ऑफ इंडिया वालों को। उसके बाद आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम कभी ना कभी आ सकती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में आपको जमा नहीं करवाना है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो ये जानना चाहते हैं कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर उन्होंने जमा करवा दिए सेविंग अकाउंट में तो क्या होगा। तो वो भी आप समझ लीजिए दोस्तों कि आपके सामने क्या होने वाला है। उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि आपने एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा सेविंग अकाउंट में जमा करवा दिए तो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का नोटिस आपके पास कब तक भेजा जा सकता है। तो जैसे ही आपने अपनी पेमेंट को कंप्लीट किया, जैसे आपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया, उसके 8 साल के बाद कभी भी, ये 8 साल के अंदर कभी भी आपसे इनकम टैक्स ऑफ इंडिया किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी पूछ सकता है, मांग सकता है और उसके बारे में आपको जानकारी दोस्तों होनी चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों आंसर नहीं होगा कि आपका वो पैसा कैसे आया था, कहां से लिया था, किसको दिया था, तो आपके पास दोस्तों प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। आपको पनिशमेंट भी हो सकती है और 100% जितनी भी आपकी रकम होगी उसकी पेनल्टी भी आपके ऊपर इनकम टैक्स ऑफ इंडिया लगा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एक साल में 10 लाख से ज्यादा आपको जमा नहीं करवाना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक सिंगल ट्रांजेक्शन में अगर आप पैसे निकालने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एटीएम से जब भी आप अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की लिमिट होती है। हर बैंक की अलग अलग ट्रांजेक्शन लिमिट हो सकती है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा किसी भी बैंक की नहीं होने वाली है एटीएम को लेकर, क्योंकि 50,000 रुपए से ज़्यादा आपको निकालने की परमिशन नहीं है। वो सीधे आप बैंक जाके ही निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लिमिट फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट, यानी कि आप अपने सेविंग अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिमिट है, कितने अकाउंट आप एक बार में खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी सेविंग अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके कुछ फायदे और नुकसान जरूर हैं अगर आप जरूरत से ज़्यादा अपने सेविंग अकाउंट को खुलवा लेंगे तो। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ फायदे के बारे में। तो सर्वर प्रॉब्लम, फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है और उसी समय बैंक के सर्वर डाउन चल रहे हैं, आपका एसबीआई में भी अकाउंट है तो आपका एसबीआई से काम हो गया, इसलिए आपके पास मिनिमम 2 अकाउंट तो होने ही चाहिए ताकि आप सर्वर प्रॉब्लम से बच सकें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिस्क फ्री के बारे में। अगर आपके पास 2 से 3 अकाउंट हैं तो आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा, आप अपने पैसों को अलग अलग बैंकों में डाल सकते हैं ताकि अगर आपका एक अकाउंट हैक हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने दूसरे बैंक के अकाउंट को आप यूज कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑफर्स के बारे में कि मान लीजिए दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग अकाउंट के ऊपर कुछ अच्छे ऑफर चला रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं चला रही है, तो यहाँ पे आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से चला जाने वाले ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी फायदा होता है अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट हो तो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे सबसे बड़े फायदे के बारे में जो कि DICGC का फायदा है। यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारी सरकार ने एक RBI की एक संस्था है जिसके तहत
उन लोगों ने टाई अप किया हुआ है। तो जब भी कभी किसी बैंक डूब जाती है और आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपको यहाँ पे इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यानी कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और बैंक डूब गई है तो आपके पैसे सारे के सारे नहीं डूबेंगे, मैक्सिमम यहाँ पे आपके 5 लाख रुपए तक सरकार आपको रिटर्न करेगी। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है कि अगर आपने अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे अलग अलग बैंकों में तो यहाँ पे आप DICGC के तहत अपने पैसों को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने एक ही अकाउंट में सारा पैसा डाल दिया तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अगर इन फ्यूचर आपकी बैंक कभी डूब जाती है तो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उसके कुछ नुकसान के बारे में जो भी आपको जानना जरूरी है। अगर आपके पास मल्टीपल सेविंग अकाउंट है तो मिनिमम बैलेंस का कभी कभी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। आपको मिनिमम बैलेंस लगभग मेंटेन हर बैंक में करना ही होता है। अगर आप अपने मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपके फालतू के चार्जेस काटे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे नुकसान के बारे में जो कि है ATM और अदर चार्जेस। अगर आपके पास दोस्तों मल्टीपल सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे आपके साथ और भी चार्जेस काटे जा सकते हैं, जैसे पासबुक का चार्ज हो गया, चेक बुक का चार्ज हो गया, ATM के चार्जेस हो गए, तो ये आपको देने ही होते हैं दोस्तों। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट होंगे तो आपके फालतू में ये नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको जितने जरूरत हो उतने अकाउंट खुलवाइए, फालतू के अकाउंट जितने भी हैं उतने बंद कर दीजिए क्योंकि इसके ऊपर भी आपको कई बार चार्जेस देने पड़ जाते हैं। अब हम यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं FD अकाउंट को लेकर कि आप कितनी FD एक बार में खुलवा सकते हैं और कितना पैसा आप उसमें दोस्तों जमा करवा सकते हैं, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग FD ही करवाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों FD अकाउंट ओपन करवाने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। सेविंग अकाउंट की तरह आप कितनी भी FD आप यहाँ पे आप करवा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की आपको एक साल में FD नहीं करवानी है, क्योंकि अगर आप ये करवाते हैं तो सीधा आपको इन्फॉर्मेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुँचा दिया जाता है, जो आपके लिए दोस्तों थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके साथ दोस्तों आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि एक साल में आपके पास जितनी भी FD होंगी मिनिमम आप 40,000 रुपए तक का प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। उससे ज़्यादा आप अगर इंटरेस्ट आपके पास आता है तो TDS उसके ऊपर काटा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे अगर सीनियर सिटीजन के लिए तो ये लिमिट 50,000 रुपए तक है। 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट टोटल FD के ऊपर सीनियर सिटीजन के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कमा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका TDS काटा जाता है उसको आप ITR फॉर्म भरने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। 10% जो भी आपका TDS कटेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको घबराना नहीं है कि आपके पैसे चले जाएंगे। आप ITR का फॉर्म भरने के बाद ये TDS जो आपका काटा है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको ये एक नुकसान जरूर हो जाएगा कि आपकी जो रकम है वो दोस्तों सीधा इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की नज़रों में आ जाएगी। और अब आपको ध्यान से हर चीज़ का एक ट्रांजेक्शन का एक नियम बनाना है और हर चीज़ की जानकारी आपको अपने पास रखनी है ताकि आपको कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको कुछ बातें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लेनी है ताकि आपके पास इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का नोटिस ना आए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपने क्रेडिट लिमिट को यूज़ नहीं करना है। इसकी जो सूचना है बैंक इनकम टैक्स ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दे देता है कि आपने ऐसा किया है। आप ये चीज़ मानो या नहीं मानो, सारी चीज़ें आपस में लिंक है। लेकिन यहाँ पे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें, जब भी आप अपने ट्रांजेक्शन को 10 लाख रुपए से ज़्यादा करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड हैं या 5 क्रेडिट कार्ड हैं, आपने उनकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 10 लाख रुपए तक इकट्ठी कर ली है और आपने दोस्तों 10 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया है, यानी कि वो सारी की सारी जो भी आपने क्रेडिट लिमिट थी उनका भुगतान कर दिया है। तो इसकी भी सूचना दोस्तों इनकम टैक्स ऑफ इंडिया को बैंक वाले भेजते हैं कि आपने इतनी बड़ी राशि एक बार में चुका दी है। इसके ऊपर दोस्तों आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए आपको जब भी पेमेंट करनी है वो थोड़ी थोड़ी उसको यूज करें, क्रेडिट कार्ड को सोच समझ के यूज करें, उसकी डिपॉजिट राशि को समय समय पर दोस्तों जमा करवाते रहें तो कभी प्रॉब्लम आए ही ना। ये क्रेडिट कार्ड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके पास होनी ही चाहिए। हम बात कर लेते हैं दोस्तों UPI ट्रांजेक्शन को लेके कि UPI ट्रांजेक्शन के ऊपर भी कुछ लॉ हैं जो आपके ऊपर लागू होते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का नोटिस भेजा जा सकता है। तो सबसे पहला लॉ है दोस्तों यहाँ पे 50,000 रुपए से ज़्यादा की राशि आपको किसी को नहीं भेजनी है ऑनलाइन तरीके से। अगर आप UPI कर रहे हैं या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपए से ज़्यादा की राशि नहीं भेजना है। आप चाहें तो NEFT या फिर RTGS कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन इससे ज़्यादा राशि नहीं भेजना है क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन भी सीधा ITR के जो हेड होते हैं उनके पास पहुँच जाती है, जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है क्योंकि थोड़ी थोड़ी राशि हमें पता नहीं चलती है वो कितनी ज़्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन हमारे सामने आ जाए। इसके बाद दोस्तों एक और जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है कि सेविंग अकाउंट से कभी भी आपको बिजनेस नहीं करना है। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो दोस्तों 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का लगातार ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं। अगर वो अपने मंथली स्टेटमेंट को उठा के देखेंगे तो उनके जो पैसे हैं लगातार कटते हैं, बैंक अपने चार्जेस को काटती है क्योंकि सेविंग अकाउंट में कभी भी आप बिजनेस ना करें। आपके लिए करंट अकाउंट बनाए गए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आते हैं, ज़्यादा पैसे आप एक बार में जमा कराते हैं, सेविंग अकाउंट में इतनी परमिशन हमें नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही दोस्तों इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इनकम टैक्स ऑफ इंडिया को दी जाती है बैंक
बैंक की तरफ से कि आप इतने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो आपके लिए भविष्य में खतरा हो सकती है, क्योंकि अभी इतने खतरनाक नियम नहीं है, लेकिन जब नियम आएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।